much, Smriti Irani, for joining me on this show. And क्या कहूँ आपसे, गुड इवनिंग, हेलो, नमस्कार या लाल सलाम। मुझे इस बात की खुशी है कि आज देश के एक प्रमुख एडिटर मेरे सामने मेरी किताब लेकर बैठे हैं। तो आप सलाम कहें वो लाल हो या भगवा, मैं किसी भी उस सलाम का या प्रणाम का आपको जवाब दूंगी ये कह के दैट इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग विद यू फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। स्मृति ईरानी, वाई लाल सलाम? लाल सलाम तो लेफ्ट एजेंडे का एक बहुत कॉमनली यूज्ड फ्रेज है, तो भगवा वाले लाल सलाम कहें, इतनी कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? ये आपकी पर्सनालिटी में है या आपके थॉट्स में है, आपकी सोच में है? ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? नहीं, मुझे नहीं लगता कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर आप एक लेखक के रूप में कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं फिक्शन के संदर्भ में, तो कहीं ना कहीं मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जो मुझसे एक्सपेक्टेड ना हो। कुछ लोग क्योंकि वो ताल्लुक़ रखते हैं मेरे मीडिया के एक इतिहास के साथ, उनकी एक कल्पना थी कि शायद कुछ रोने धोने वाली किताब होगी। कुछ लोग जो इत्तेफाक मुझसे ज़्यादा बेहतर एक्टिंग आज आप कर रही हैं, मेरी आपको बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्स। लेकिन कुछ लोगों को ये भी शायद भ्रम था कि कोई एकेडमिक या फिर कोई पॉलिटिकल किताब होगी। मेरा ये मानना था नाविका जी, आप ही के चैनल पर एक डिबेट में मैं सहभागी रही आज से लगभग 10-11 वर्ष पहले, और उस डिबेट में कुछ ऐसी बातें कही गई जो मुझे कहीं ना कहीं क्रोधित कर गई। 2010 की बात है जी, जब 76 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे दांतेवाड़ा में। जी, और मैं मुंबई से उस डिबेट में शामिल हुई थी, और डिबेट के दौरान एक व्यक्ति ने ये कह दिया कि हाँ ठीक है, अगर आपने वर्दी पहनी है तो आपकी किस्मत है मरना। कहीं ना कहीं वो मुझे इतना आक्रोशित कर गई। मैं उस वक्त ये सोच रही थी कि कैसा लगता होगा उस व्यक्ति को जो इन 76 जवानों में से किसी का परिजन हो अथवा कोई दोस्त हो या सहयोगी हो। हमारी ये वार्ता सुन के कहीं ना कहीं उनके मन को ठेस ज़रूर पहुंची होगी। मुझे लगा कि एक डिबेट के बाद आक्रोशित होना, डिबेट के दौरान कुछ लोगों को सरल स्वभाव लगता है पैनलिस्ट का, लेकिन वो आक्रोश मेरे साथ वर्षों वर्ष रहा। और आक्रोश को अगर प्रोडक्टिव वे में दर्शाना हो तो कहीं ना कहीं एक फिक्शनल सेटअप में मैं कहानी कहना चाहती थी। मेरा 20 साल का अनुभव है। लाल सलाम क्यों? अब पढ़ेंगे किताब तो समझ आएगी। नहीं पढ़ी है। मुझे लगता है कि बहुत नक्सलिज्म के साथ एक रोमांटिसिज्म रहा है हमारे देश में, कि क्या गरीबी ही वो वजह है जो आप संविधान के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ बंदूक उठाने के लिए मोहताज हो जाते हैं या फिर किसी के एक मानसिकता के गुलाम हो जाते हैं। मैं स्वयं एक गरीब परिवार से रही हूँ, और मेरा ये मानना है कि आपका राष्ट्र के प्रति सम्मान, राष्ट्र के प्रति प्रेम, वो अमीरी गरीबी नहीं देखता। कहीं ना कहीं मुझे इस बात की समझ ही नहीं हो पाई इतने वर्षों में कि जो लोग कहते हैं कि हम नक्सलवाद को एम्ब्रेस करते हैं, हम हमारे जवानों को मौत के घाट उतारते हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, मात्र इसलिए क्योंकि हम गरीबी के खिलाफ एक जंग छेड़ रहे हैं, वो मेरे समझ के थोड़ा परे था कि ऐसा कौन व्यक्ति है। दुश्मन, टेररिज्म या पाकिस्तान से भेजे हुए, देखिए जो राष्ट्र के बाहर, राष्ट्र के बाहर जो राष्ट्र को हमारे तोड़ने की अथवा हमें आतंकित करने की बातें कहते हैं, ये हमारे एक ग्लोबल इतिहास का एक हिस्सा रहा है। हाँ, हिंदुस्तान का स्वभाव और हिंदुस्तान का सौभाग्य ये रहा कि हमने जब अंग्रेज़ों को भी मात दी तो अहिंसा के पथ पर चल के दी। आज़ादी का ये 75वां वर्ष है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है हमारे देश में। हमारा राष्ट्र एकमात्र राष्ट्र वो है जिसने सूत को काट के, गांधी के पथ पे चल के, अहिंसा के पथ पे चल के देश की आज़ादी को हासिल किया। और उस राष्ट्र में संकल्प ये था कि बाहरी दुश्मनों से हम एकजुट होकर लड़ेंगे, लेकिन एक संकल्प ये भी कि अगर दुश्मन घर पर बैठा हो तब भी हमारी एकता कभी भंग नहीं होगी।
तो मेरी समझ से परे है कि एक हिंदुस्तानी हिंदुस्तान की ज़मीन पर खड़ा होकर देश के टुकड़े करने की बात कैसे कर सकता है, एक हिंदुस्तानी देश के संविधान का अनादर कैसे कर सकता है, अथवा उस संविधान के खिलाफ बंदूक उठाने के लिए किसी को कैसे उकसा सकता है। लेकिन आज से 10 वर्ष पूर्व टाइम्स नाउ की इस डिबेट में जब उस व्यक्ति ने मात्र ये वाक्य कहा कि हाँ ठीक है, वर्दी पहनते हैं तो क्या, मरने के लिए तैयार रहना चाहिए, ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं था क्योंकि वो भी जिसने ये वाक्य कहा हिंदुस्तानी एक पैनलिस्ट था। तो कहीं ना कहीं वो आक्रोश कलम के माध्यम से, एक फिक्शनल किताब के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है। लाल सलाम क्यों रखा इसका शीर्षक, आप किताब पढ़ेंगी तो समझेंगे। इस किताब में आपने एक जर्नलिस्ट का रेफरेंस दिया है, आपने एक पॉलिटिशियन का रेफरेंस दिया है। ये पॉलिटिशियन क्विंटेसेंशियली कांग्रेस का है, क्योंकि आपने बहुत गुस्सा उतारा एक लेखक की उपलब्धि ये है कि आप फिक्शन में रियलिटी ढूंढें। मेरा संगठन के माध्यम आप रियलिटी को फिक्शन में डाल रही हैं। मेरा संगठन के माध्यम लगाती हूँ। नहीं, आप लगाएं इल्जाम, आपके इल्जाम लगाने से, क्योंकि आपने सोचा कि मैं कांग्रेस के किसी पॉलिटिशियन के बारे में सोचती हूँ और फिर उसके बारे में इस कदर लिखती हूँ। नहीं, मैं काल्पनिक चीजों को इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि अगर रियलिटी लिखने लगूं तो कांग्रेस के कई नेताओं को बहुत ज्यादा चोट पहुंचेगी। लेकिन जहां तक कि किताब की बात है, मेरा ये मानना है कि किताब में हाँ एक पत्रकार का भी उल्लेख है, लेकिन पत्रकार छोटे शहर से, छोटे तबके से, उनकी क्या अपना संघर्ष एक होता है, वो कैसे एक स्टोरी की रिपोर्टिंग अथवा स्टोरी में नमक मिर्च लगा के उसके प्रति कैसे लोगों का ध्यान आकृष्ट करें, इस जद्दोजहद में, इस कश्मकश में रहते हैं, किन विषम परिस्थितियों में ऐसे इलाकों में काम होता है, इन सब का इसमें उल्लेख है। ये भी सत्य है कि आप इस फिक्शन में रियलिटी को इसलिए तलाश रही हैं क्योंकि कहानी 2010 से उत्पन्न हो रही है जब केंद्र में कांग्रेस का शासन था। लेकिन मात्र 76 पैरामिलिट्री फोर्सेस की किलिंग ही क्यों? मुझे लगता है कि अगर आप उस वक्त हिंदुस्तान के आक्रोश को देखें तो जो मुंबई पर अटैक्स हुए थे उससे भी कई विषयों पर चर्चा छिड़ी थी। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि अब एक ऐसे हिंदुस्तान में हूँ जहाँ पर 7 सालों में इस प्रकार की घटनाओं में कम से कम जनता को इस बात का विश्वास है कि केंद्र की सरकार हाथ पे हाथ धरी नहीं बैठेगी, कि अगर दुश्मन का सीना चीर कर भी जवाब मांगना हो हिंदुस्तान के लिए तो जवाब मांग सकती है। इतना दमखम है इस सरकार में हिंदुस्तान की। स्मृति ईरानी जी, आजकल किताबों की जंग चल रही है। एक किताब आपने लिखी, कल एक रिलीज हो रही है जिसका एक अंश निकला था और उसी से कहर बरस गया, जो मनीष तिवारी जी ने लिखी, और उन्होंने भी इस तरफ आकर्षित किया था सबको कि वो सरकार कुछ करती हुई नजर नहीं आई। उस सरकार में मैं, नाविका जी, मात्र सरकार के संदर्भ में नहीं, मेरी अपनी बेटी उस वक्त मुंबई में थी। मुझे याद है उस रात मैं दिल्ली में थी, यहाँ पर कोई स्थानीय निकाय का चुनाव था, मैं चुनाव प्रचार में थी और लौटी जब अपने कमरे में, ईरानी साहब और हम दोनों न्यूज़ देख रहे थे और मैंने उनको पलटकर कहा ये कोई साधारण घटना नहीं है, कुछ हो रहा है बम्बई में। मेरी चिंता ये थी कि ससुराल वाले ताज में थे, बेटी कॉलेज से निकलकर वो सब पास आउट होने वाले अलमनाइज के साथ लियोपोल्ड जहाँ पर अटैक हुआ वहाँ पर थी। और आप समझ सकते हैं माँ बाप का वो खौफ कि हम जानते हैं कि उसी वक्त सास ससुर ताज में हैं, बेटी लियोपोल्ड में है। तो ये घटनाक्रम मात्र एक इतिहास की दृष्टि से नहीं, परिजनों की दृष्टि से वो खौफ क्या होता है उससे भी हम गुजरे हैं। कुछ दोस्त हैं जिनको हमने वहाँ पर खोया। इसलिए आक्रोश इस बात का भी था कि कैसी सरकार है जहाँ पर, आपको याद होगा होम मिनिस्टर उस वक्त, he was known that he's busy changing his outfits before going to give attention to the information the press sought. और लाशों की जो कतार थे उनमें कुछ अपने भी थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप एक किताब का उल्लेख कर रही हैं जिसमें कांग्रेस के नेता का वक्तव्य है कि उस सरकार ने कुछ नहीं किया, ये हकीकत तो सब जानते हैं।
कि उस वक्त युवराज पार्टी में मसरूफ़ थे, सरकार इस जद्दोजहद में थी कि करना तो क्या करना, कौन करेगा, क्योंकि रिपोर्ट किसी और के हाथ में था। आप कम लफ्ज़ों में बहुत कुछ कह जाती हैं और ये आपकी अपनी पर्सनालिटी है। आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आप अपने अंदर बहुत सारी पर्सनालिटीज समेटे हुए हैं? एक माँ है, एक पॉलिटिशियन है, एक मिनिस्टर है, एक अब फिक्शन राइटर है, एक एक्टर रह चुकी हैं आप। तो कभी इन सारे जो कैरेक्टर्स आपके जहन के अंदर हैं, इनमें आपस में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिबेट्स होती हैं, या make me sound like somebody with a disorder and multiple personality? मुझे लगता है हर महिला में अलग अलग रिश्ते जीने की और उनके बीच में समन्वय बनाने की खूबी है, और हिंदुस्तानी महिला में ज़्यादा। हम चाहे किस भी घर में पैदा हो जाएं, चाहे वो बड़ा घर हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, हमारी फितरत ये रहती है कि हम अपने रिश्तों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और कहीं ना कहीं इस गिल्ट में रहते हैं कि किसी रिश्ते के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। वो रिश्ता चाहे हमारे बच्चों के साथ हो, चाहे हमारे माता पिता के साथ हो, चाहे हमारे ससुराल के साथ हो, चाहे हमारे काम के साथ हो, हम हर रिश्ते के साथ इंसाफ करते करते कई बार अपने साथ नाइंसाफ़ी कर लेते हैं। लेकिन हम चाहते हमेशा यही है कि नाइंसाफ़ी खुद से हो चलेगा, दूसरों के साथ नहीं हो सकती। तो आप जिस कश्मकश की बात कर रही हैं, जिस सामंजस्य की बात कर रही हैं, वो सिर्फ स्मृति ईरानी का उस पर अधिकार नहीं है। आज आपका कार्यक्रम देखने वाली हर औरत उसे जीती है। मैं बोल सकती हूँ, वो बयान नहीं कर सकती। फ़र्क यही है। आप बोलती सटीक और बहुत अच्छा हैं, लोग इसीलिए आपको कहते हैं प्लेन स्पीकिंग स्मृति ईरानी। उसका एक कॉस्ट होता है, उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। क्या कीमत चुकाई है? और मुझे लगता है कि हर औरत को, और मैंने अपने माता पिता से सीखा। मैं 17 साल की थी जब मैं दिल्ली में मेरी पैदाइश हुई। मैं बम्बई उस वक्त जब जाने की तैयारी में थी, तो मेरे माता पिता, और आज मैं एक 18 साल की बेटी की माँ हूँ, तो मैं वो खौफ, वो डर समझ सकती हूँ एक माता पिता को, और कैसे लगता होगा। और हमारे तो परिवार में इतने पैसे भी नहीं थे कि बेटी घर छोड़ के एक भविष्य कैसे शहर में तलाशने जा रही है जहाँ कुछ नहीं है। और मैंने अपने माँ बाप को बिठा कर कहा कि अगर आपको आपकी परवरिश पर भरोसा है तो जाने दीजिए। आज एक माँ के नाते मुझे लगता है कि वो निर्णय लेना, उसमें शौर्य से कम कोई और शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी 18 साल की बेटी है। मुझे पता है कि वो आज एक संपन्न परिवार की बेटी है, फिर भी मुझे खौफ है, डर है, क्योंकि अपने बच्चे को 9 महीने कोख में पालने के बाद ज़िंदगी भर एक एक उसके कदम के ऊपर नज़र रखने के बाद, बेटा हो या बेटी, और प्रधानमंत्री जी तो एडमॉनिश करेंगे क्योंकि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा, बेटा भी है, कि शाम को जब बेटा घर लौटता है तो उससे भी वही सवाल करो जो बेटी से करते हो। तो मैंने वही सवाल दोनों से किए। लेकिन आज इस बात का एहसास होता है कि मेरे माँ बाप में कितना धैर्य था, मेरे माता पिता में कितना कॉन्फिडेंस था, और मेरे माता पिता में वाकई में बेटी को उड़ान भरने देने के लिए कितनी क्षमता थी, वो आज समझ में आती है। मैं सवाल आपसे ये पूछ रही थी कि आपने प्राइस पे की है। आपने जो प्राइस पे की है, आप जब आई HRD मिनिस्टर बन के आई, फिर आपको वहाँ से टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भेजा गया। लोगों का आकलन होता है और लोग अमूमन इस तरह के आकलन करते हैं कि इट इज़ अ क्लाइंब डाउन। उसके बाद आप इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनी और फिर आपको नारी शक्ति वाला डिपार्टमेंट मिला। तो आपको लगता है मुस्कुरा क्यों नहीं? नारी शक्ति वाला डिपार्टमेंट खराब नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कितने लोग हैं देश में जिनके पास देश की कैबिनेट में देश की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है? कितने लोग हैं देश में? Have you been punished for being outspoken? No, I have been outspoken because this is what I am as a human being. I left my career in the media business not when I was failing, not when I was falling, but when I was at the peak of my success. Because we have learned, and I've had the privilege of learning from Bala Saheb Apte. He's no longer with us now, but as an ideologue,
as a Sangathan person, he always said that you treasure when you leave success more than when you walk away from failure. You treasure your contribution more. And I totally believe that. I've had the privilege of working with some of the finest men and women in the country in Indian politics. I have seen at close quarter Atal Bihari Vajpayee. I have worked with Advani ji. I have seen the journey of Narendra Modi from the Chief Minister of India to the Prime Minister of India. I have seen Sushma Swaraj and Arun Jaitley in their glory. I have worked with people even across the aisle. I have seen people in the opposition and learned from them, engaged with them in heated debates. But I have found a path which has been, I think, gets you into trouble sometimes? Your outspokenness? I'm always somebody who is at the precipice of trouble. But I think that's what makes life so vibrant. Because हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो तो कभी कंट्रोवर्सी नहीं होगी. तो आपको जब मैं controversy शिक्षा अच्छी लगती है? You are at नहीं, peace with ऐसा नहीं, मुझे controversies. काम करना अच्छा लगता है. स्टेटस को बनाए रखने के लिए नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया था. जब मैं देश की शिक्षा मंत्री बनी तब 30 साल तक हमारी शिक्षा नीति बदली ही नहीं थी. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ कि उनकी पूरी कैबिनेट में, एक, मेरी उम्र सबसे कम, दूसरा, मैंने सोशल सेक्टर देखा, महिला बाल कल्याण, एजुकेशन मिनिस्ट्री सोशल सेक्टर है. मैंने इकोनॉमिक सेक्टर देखा. हमारे देश की टेक्सटाइल जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है वो मात्र कपड़े मैन्युफैक्चर करने तक सीमित नहीं है. उसमें टेक्निकल टेक्सटाइल का एक अंग है जो हमारे स्पेस प्रोग्राम्स में काम आता है, कम्युनिकेशन और सैटेलाइट बिल्डिंग में काम आता है, एग्रीकल्चर में काम आता है. मैं इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग, मेरे अपना प्रोग्रेशन है मीडिया की दृष्टि से. सो आई हैव सीन द सोशल सेक्टर, आई हैव सीन द इकोनॉमिक सेक्टर. How many people at my age have the privilege of watching the country from such minute a position? But I think that आप जब मेरी HRD के एक जर्नी की बात करते हैं, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्या हुई? जर्मन और संस्कृत, राइट? उस वक्त मुझे आज भी याद है, मुझसे लोगों ने कहा आप बोल क्यों नहीं रही हैं? उस वक्त हिंदुस्तान और जर्मनी के बीच में एक करार था जो कपिल सिब्बल साहब के वक्त पे साइन हुआ था. उस करार का एक अंश था कि जर्मन हिंदुस्तान की तीसरी भाषा है, जो संविधान के बिल्कुल विरुद्ध था. मेरे पास जब कागज आया कि चलिए आप उसी MOU को दोहराइए, तो क्या मैं, आप बताइए नाविका जी, संविधान के विरोध में जाकर, हिंदुस्तान के विरोध में जाकर उस कागज पर दस्तखत कर सकती थी जो कह रहा था जर्मन इज द थर्ड लैंग्वेज ऑफ माई कंट्री. इट इज अ फॉरेन लैंग्वेज विच इज टू बी सेलिब्रेटेड, विच इज टू बी शेयर्ड as much as Indian languages are to be shared overseas. लेकिन उस वक्त हुआ इतना क्रिएट हुआ, सबने कहा एक बाइट तो दे दीजिए. पर कोर्ट वोट में बुलाया गया था, कोर्ट में बुलाया गया और मैं जीती. जस्टिस दवे थे, सुप्रीम कोर्ट में जीती. उस जीत का उल्लेख नहीं है कहीं. लेकिन मुझे इस बात का फक्र है कि उस उम्र में इतनी सारे प्रेशर्स के बावजूद मेरी सरकार तटस्थ थी संवैधानिक सारे विषयों पर, और कहा नहीं, हिंदुस्तान का मान कभी झुकेगा नहीं और कानून का उल्लंघन कागज पर कभी होगा नहीं. Did I pay a price for it? Absolutely. I paid a price because there was a controversy. That your name gets dragged and you get called unpad. Is that a price? Yes. That you come home and you have school going children who are made fun of at school कि माँ अनपढ़ है. मेरे माँ बाप के पास उस वक्त पैसा नहीं था कि लाट साहब के साथ की तरह किसी बड़ी जगह पर पढ़ूं. मुझे 2 वक्त की रोटी कमानी थी. तो फिर what is the price you pay? तो फिर एफिडेविट में what is the price you pay? What is the price you pay? My affidavits have been absolutely clear. They're in public domain. And आप जो इतने सालों से पत्रकारिता कर रही हैं, आप जानते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन में एक एफिडेविट फाइल होती है तो ऑपोजिशन पार्टी वहां बैठकर स्क्रूटिनी में हिस्सा लेती है. आपको भी ये पता है. तो मेरे जितने भी कागज हैं वो स्क्रूटनाइज हुए हैं, न सिर्फ इलेक्शन कमीशन द्वारा बल्कि उस वक्त प्रस्तुतिकरण के वक्त कांग्रेस पार्टी या जितने भी लोग थे उन सब ने देखा है. एक केस अभी सब जुडिस, इसलिए कुछ बोल नहीं रही हूं मैं. अंतोगत्वा विषय क्या, एक पत्रकार महोदय थे जिनके साथ सीधी बात की थी, नो बकवास, यंग हैं, उनको इस बात का गुस्सा था कि अरे हाजिर जवाब है औरत. तो उनकी एक कॉन्क्लेव में ये बात छिड़ी
आज मैं खुलासा करती हूँ आपके शो पे, अगर हिम्मत है तो चलाइएगा। उनके कॉन्क्लेव में ये बात छिड़ी, उन्होंने एक एडिट किया और पूरा इंटरव्यू चला दिया। वहां से शुरू हुआ कि अनपढ़ है। बाद में मैंने फोन किया कि साहब आपने एडिट किया है, ये कीमत चुकाई जाती है मुंहफट होने की। चुकाई मैंने, मुझे कोई गम नहीं है इस बात का। पर आज जब पीछे देखती हैं? नहीं देखती, आगे देखती हूँ। सिंहावलोकन नाम का एक शब्द है, एक भावना है हमारी सभ्यता में कि शेर जब एक डिस्टेंस कवर करता है तो मुड़कर देखता जरूर है, ये देखने के लिए कितना डिस्टेंस, कितनी राह चल चुके हैं, आगे कितना जाना है, उसका एक मापदंड होता है। सिंहावलोकन हो सकता है लेकिन बार बार पीछे मुड़कर देखा नहीं जाता। आपका बर्थ साइन लियो तो नहीं है? एरीज है। आई थॉट आग लगाने वालों में से। क्योंकि शेरनी की पदवी भी अगर कोई देता तो शायद 23 मार्च को पैदा हुई, जिस दिन भगत सिंह शहीद हुए, शहीद दिवस पर पैदा हुई। कमाल है। आप मैं मतलब जो भी आपको हाजिर जवाब कहता है गलत तो नहीं कहता, और नहीं, हाजिर जवाब नहीं हो। ऐसा नहीं है कि मुझे शब्द कम नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं, लेकिन हाँ इतना कह दूं, क्या हूं जो मन में है वो कहती हूँ। तो लोग कहते हैं कि आपके गले में सरस्वती वास करती है क्योंकि आप सरस्वती को कंठ में धारण करने के लिए एक व्यक्तित्व होना चाहिए। भगवान ने इतना बड़ा नहीं बनाया कि माँ को कंठ में धारण कर सकूं। दिल में है, कंठ में नहीं हो सकती। स्मृति जी, आध्यात्मिक बातों के बीच में तो आई थिंक हम 3 घंटे की फिल्म भी बना सकते हैं आपके साथ, और आप एक टेक में पूरी फिल्म कर सकती हैं। इतना आई थिंक आपके पहले के डायरेक्टर्स भी करेंगे आपको, यू नो, दे विल सर्टिफाई दैट। लेकिन हम आज के दौर में रहते हैं और आज के दौर में आपके साथ जुड़ी हुई कई बातें हैं, और अभी आपने एक हमारे कॉन्क्लेव पे, हमारे टाइम्स नाउ समिट पर एक कत्लेआम किया था, जब आपने प्रियंका गांधी वाड्रा के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ पर जवाब दिया था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या पॉलिटिक्स में, राजनीति में इतनी प्रतिस्पर्धा रहती है कि यू हैव टू मेक हेडलाइंस? I don't need it. I was always a part of headlines. I didn't need to come to politics to make headlines. When you are an artist, you are loved by people irrespective of ideologies. When you become a part of an active ideology in electoral politics, you open yourself up for criticism, you open yourself up for dislike. So if you say that, did you need to do this to gain headlines? That would be an oxymoron. That is, you are taking a position that I have not known enough and hence need to grab a headline. So I want to ask you, हम संसद की बात कर रहे हैं, और संसद में जिस तरह से 12 सदस्यों को राज्यसभा से निलंबित किया गया, उसको लेकर राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा है कि ये तानाशाही की कैसे आप एक महिला अधिकारी को मारते हैं? तानाशाह आप हैं या सरकार है? ऐसा नहीं है कि हम विपक्ष में नहीं रहे, मैं भी रही। मैंने भी दिन में वेल में जाकर हंगामा किया, मैंने भी आवाज उठाई, कभी किसी को मारा नहीं। ना कभी किताब उठाकर डेप्यूटी चेयरपर्सन पर फेंका, ये नहीं हुआ कभी। खींचा नहीं मार्शल्स को, महिला अधिकारियों को। उनका कहना है कि 42 मार्शल जबरदस्ती बुलाए गए जहां जगह वापस नहीं थी। करें एक एक टेप, हम भी विपक्ष में रहे। महिला अधिकारी को ना कभी किसी महिला सदस्य ने, ना कभी पुरुष सदस्य ने धकेला, ना कभी किसी पुरुष सदस्य ने टेबल पर चढ़कर देश के, वो उपराष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति की चेयर है नाविका जी, वो एक व्यक्ति नहीं संस्थान है। तो जो टेबल पर चढ़े उन्हें तो आपने निलंबित किया ही नहीं। ये अधिकार चेयरपर्सन का है कि वो क्या एक्शन लेना चाहें। आप चाहते हैं कि मैं देश के उपराष्ट्रपति पर बैठकर एक इंटरव्यू में टिप्पणी करूं,
उन्हें उनके अधिकार सिखाऊं? संभव नहीं है. The chair has decided. But members of the opposition feel that And they debate have आप no करेंगे नहीं. They have no sense of remorse for jostling and pushing around female officers. Debate आप करेंगे I'm नहीं. asking you, is there a sense of remorse for hitting and jostling female officers and marshals? Are marshals, even though they are men, not to be respected? Not to be afforded the same respect as a member of parliament? Is it right for the treasury benches? We have said we are ready for debate on any the issue. voice of the opposition. How is the opposition's voice They say snuffed? during the voting on the agriculture How is the bill. voice snuffed? During the voting of the agriculture bill, Parliamentary you did not Affairs do a Minister division has vote. stood up and said, we invite all debate, deliberation, do it within the norms that have been set by the chair. You want to bring disrepute to the house, to the chair, you want to show abject disregard, and then you say, why should the chair take action? Who am I to speak on behalf of the Vice President of India? Smriti ji, the issue is of the agriculture law. Yes. It was introduced, the way it was passed. There was a need that was espoused that repeal it was repealed. After a gap of 14 months? Yes. And it was a big... And what did the Prime Minister say? That I do so for the benefit of the country. और बीच में जो लोग And are मरे, you saying? उनके तो आंकड़े And नहीं are हैं you saying that? सरकार के पास? And are you saying that the Prime Minister was not to take a step for the benefit of the nation? No, when you took a step for the benefit of Yes, the nation, you brought in the law. Then you use the benefit of the nation to withdraw the law. I can categorically say that in these months that have passed, over 1 lakh crore rupees has been given directly to the bank account of close to 10.5 crore farmers. That MSP operations, one of the most successful ones in the history of our country, transpired in these very months. That Krishi Vigyan Kendras across the country have been more than operational. Farmers were willing participants in it. Can you deny that? You cannot. No, So the opposition cannot have chit bhi meri pat bhi meri politics. No, and the government also can't. No, Similarly, absolutely. The government has stood up and said discuss. The government has been consistently saying it for 14 months. You didn't allow voting during the passing of the bill. You did not allow the bill to go to the select committee. And it's been a process of 2 decades and more. It is not a process that was alien to the UPA and its partners, though today the UPA partner says that the UPA is officially dead. They have said it. But a thriving NDA Mamata Banerjee part of the UPA nahi hai. Well, it's an on and off relationship with the UPA, and that is for her to decide. But पर आपको लगता है कि कांग्रेस the dead है? issue is that this is not a subject alien to the UPA. There have been enough discussions and deliberations, even on your channel, where paper upon paper has proven that the Congress, yes, wanted the same reforms to be undertaken, did not have the gumption to do so, but they wanted it. There's enough paper trail administratively, legislatively between the center and state. मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या संसद में भाईचारा मर चुका है? हम कभी इकट्ठे बैठकर एक कॉमन राह पे चल सकते हैं कि नहीं? संवाद का केंद्र है। संवाद है कहाँ? संविधान द्वारा प्रतिस्थापित बाहर है। संसद संविधान द्वारा प्रतिस्थापित संवाद का केंद्र है, लेकिन संवाद के लिए सामने वाला भी तैयार हो बशर्ते। लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि संसद चलाना सरकार का दायित्व है। बिल्कुल, और सरकार ने अपने दायित्व के निर्वहन में बार बार कहा चर्चा करनी है कीजिए, चर्चा तो कीजिए, मुद्दे पे चर्चा कीजिए। स्टॉल करने की राजनीति और चर्चा और संवाद करने की राष्ट्रनीति में फर्क है, आप भी समझते हैं। आप पर, आपकी सरकार पर एक इल्जाम और है, एक आरोप और है जी। आरोप यह है कि क्योंकि चुनाव है उत्तर प्रदेश में और इसलिए आपने कृषि कानून क्या चुनाव जीते तब नहीं गए थे जब कृषि कानून पास हो गया था? जीते गए थे। बंगाल में आप हार गए थे। हाँ,
बंगाल में कहाँ से कहाँ पहुंचे हम लोग, कितनी सीटें थी। पर आप तो जीतने जाते हैं ना, आप कौन मैदान जंग में उतरता है हारने के लिए? जीतने के लिए ही उतरा जाता है। तो आप कितनी सीटें थी, कितनी जीते? 3 से 77। हाँ, और कितने समय अवधि में? ये आपको अब मुंह जुबानी हो चुका है, क्योंकि आप भी स्वीकार करती हैं। स्वीकार नहीं, मैं तो रिपोर्ट करती हैं। हाँ, रिपोर्ट करती लेकिन तो आप भी स्वीकार नंबर्स करती याद हैं, आप भी स्वीकार करती हैं कि 3 से 77 का ये सफर बहुत अल्प समय में हमने तय किया। तो कौन उतरता है मैदान जंग में? उत्तर प्रदेश में अमेठी आप जीती हैं जी। अमेठी जीतने के बाद अब राज्य का क्या विचार है, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी शायद कोशिश में रहेंगे अस्तित्व अपना दोबारा वहां खड़ा करने के लिए? देखिए, वही तो फर्क है। हम उत्तर प्रदेश की गरिमा के लिए लड़ते हैं, वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, यही फर्क है। आप शब्दों को बहुत घुमाती हैं। बिल्कुल लेखिका क्या बन गई हैं? आप स्वयं इस बात को स्वीकार करती हैं, कांग्रेस के नेता भी स्वीकार करते हैं कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में विकास को प्रतिस्थापित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश के गौरव के लिए लड़ रहे हैं, ये फर्क है। लेकिन जब उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि मथुरा की तैयारी है, अयोध्या और काशी तो हो गया, तो फॉर्मूला नंबर 1 इट इज जैसे हाउ इज इट फॉर्मूला नंबर 1 2 3 और व्हाटएवर फॉर्मूला बीजेपी का हमेशा रहता है कि मंदिर की बात कर लो, भावुक लोगों को। आप एक सेकेंड, आप ये जो कहते हैं ना मंदिर, ये आस्था का केंद्र बिंदु है, उसके साथ बेतकल्लुफ ना हो तो बेहतर। मेरी माय अपॉलॉजीज, लेकिन आप मंदिर जो बोलते हैं ना, वो हमारे आस्था का केंद्र बिंदु है। और जहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की बात है और आपने जिस परिवार की बात की है, मैं अमेठी रायबरेली दोनों का आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। रायबरेली जाने का सौभाग्य कुछ दिन पहले प्राप्त हुआ। दिशा की एक मीटिंग में 5 लाख परिवारों के लिए टॉयलेट्स बनाए गए मोदी और योगी की सरकार द्वारा। अब ये किसी को कागज़ पे ठीक लगता होगा, हाँ 5 लाख। आप सोचिए, प्रत्येक परिवार में अगर 3 लोग भी हो नाविका जी, इसका मतलब रायबरेली में 15 लाख लोगों के पास घर में शौचालय नहीं था। और ये आज भी शौचालय बनाने के लिए, गरीब का घर बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे। खुद बच जाएं, अपना करियर बनाने के लिए लड़ रहे हैं, ये फर्क है। तो ममता बनर्जी जब कहती हैं कि यूपीए इज नो मोर, कांग्रेस किसी भी लड़ाई का एक सेंट्रल केंद्र बिंदु नहीं रह सकता, मेरा वो विषय नहीं है। मेरा विषय ये नहीं है कांग्रेस किसका बिंदु रहता है, किस श्रृंखला से बिंदुवार हट जाता है, वो मेरा विषय ही नहीं है। मेरा विषय ये है कि हमें एक राजनीतिक दल के नाते दायित्व दिया है लोगों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कि हम विकास की आधारशिला या फिर विकास के संदर्भ में काम करें। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को इस वर्ष कहा कि हमारे 7 साल रहे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का, और अब सबके प्रयास की जरूरत है। मैं आपसे मेरा लक्ष्य वही है कि हिंदुस्तान में सरकार 2014 में 2019 में आई। सरकार आने के बाद नरेंद्र मोदी ने, और आप अमेठी का उल्लेख करती हैं, मैंने स्वयं अगर 2019 की आप मेरी क्लिप निकाल कर देख लीजिए तो अमेठी में पहला भाषण मेरा यही था कि चुनाव समाप्त हो चुका है, अब मैं सांसद उनकी भी हूं जिन्होंने वोट दिया और उनकी भी हूं जिन्होंने वोट नहीं दिया। दायित्व का बोध हमें है, विकास के पथ पे ही हमें समुदायों को, समाज को आगे लेकर जाना है, यही हमारा संकल्प है। यूपीए हो, कांग्रेस हो या ममता जी हो, बिंदुवार वो क्या करते हैं वो मेरी चर्चा का विषय नहीं है। मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ममता बनर्जी सोनिया गांधी जी से नहीं मिली, और ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि प्रोमिनेंट वुमेन पॉलिटिशियंस, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, सोनिया गांधी जी प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस पार्टी की, और मैं बात कर रही हूँ स्मृति ईरानी जी से जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सोनिया जी के संदर्भ में विमेन और चाइल्ड आपको क्यों याद आता है?
किस चाइल्ड के बारे में संकेत कर रही हैं? नहीं, मैं तो आपके मिनिस्ट्री मंत्रालय की बात कर रही थी। मैं सोनिया गांधी के चाइल्ड की बात नहीं कर रही थी। उनकी बात तो आप करती हैं। मैं नहीं कर रही। बोलिए। आप करती हैं। उनके चाइल्ड को आपने हराया हुआ है और लोग ये बात भूलते नहीं हैं अमेठी की। मैं ये पूछ रही हूँ क्योंकि ये 3 महिलाएं हैं और ममता बनर्जी अब सोनिया गांधी जी की पार्टी से बात नहीं करना चाहती और आप इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहती हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे 2 चीज़ों से मैं नाविका जी इस विषय में नाखुश हूँ। क्योंकि जब आप एक पुरुष पॉलिटिशियन से बात करती हैं तो पुरुषों पर टिप्पणी करने के लिए उन्हें नहीं कहती। यू डोंट ड्रॉ सिमिलैरिटी बिटवीन मेल लीडरशिप बट यू डू सो फॉर विमेन and leadership roles. Prominent women, it Why? depends on how you look at it. Why? Defensively? No, I'm not defensive about I don't being look a at it woman. defensively. My issue is that if you're talking about bringing about a balance in the gender narrative in Indian politics, should we then continuously ask female politicians to talk about other female politicians and bring about a kind of a simile in that conversation? My second issue is this. सोनिया जी की आप बात कर रही हैं। मैंने आपसे उल्लेख किया कि मैं रायबरेली गई। रायबरेली में सांसद मैं नहीं हूं। उस दिन उनको विधिवत हाथ जोड़कर आमंत्रित किया गया कि स्वयं जहां की सांसद हैं वहां के विकास कार्यों का रिव्यू जो होने वाला है दिशा की उस मीटिंग में वो सम्मिलित हों, वो नहीं हुई। उनका निर्णय था, लेकिन जनता ने वोट दिया। तो आप मुझसे क्या टिप्पणी चाहती हैं उस व्यक्ति के लिए जो अपने ही संसदीय क्षेत्र को छोड़ रहे हैं? मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं चाहती हूँ, मैं फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में। यू सी अ फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स इन सोनिया गांधी? आई एम आस्किंग यू, इज देयर? My question. The question itself. I'm asking you the question because you're inside politics. I'm the observer. Since you're an observer, your question emanates from the doubt itself that there can be no future. And Mamata Banerjee? Because that individual family, and I'm not talking about the individual lady, but that individual family is searching for a future for its own progeny, not for the nation. ये हिंदी में कैसे बताएंगे आप जनता को? हिंदी में बताना बहुत सरल है कि जिस महिला के बारे में आप मुझसे सवाल जवाब कर रही हैं वो भविष्य तलाश रही हैं देश के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए। और ममता बनर्जी? अपनी राजनीतिक सोच के लिए। और वो राजनीतिक सोच क्या है नाविका जी? कि चुनाव के बाद जिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया, अगर वो औरत है तो उसको उठा के गुंडे रेप कर देंगे और टीएमसी के गुंडे बैठकर चुपचाप इस तमाशे में सहयोग देंगे कि टीएमसी के नेता बैठकर गांव में भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स से और उनकी महिलाओं से ये कहेंगे रात को अपने घर की बहू बेटियां भेज दो, तब तुम्हें हम गांव में घुसने देंगे। मैं आप क्योंकि अब मेरे मुंह से उगलवा रही हैं, बोल रही हूं, क्या टिप्पणी करूं ममता दी पे? और 2024 में मैं पूछ रही हूं आपके सामने खड़ा होना, दोबारा उस बात पे आप तवज्जो दीजिए ना। वो तो कोर्ट में है। क्या कोर्ट में है? आपने रिपोर्ट नहीं किया? रिपोर्ट किया। लड़कियां उठा उठा के ले जाना, परिवारों के घर जला देना, गुहार लगाता हुआ एक बंगाली लड़का कि बचाओ बाहर टीएमसी के गुंडों ने घर घेर लिया है, तिल तिल के चीर चीर के मार देना। मैं ममता दी पे टिप्पणी करूं आप चाहती हैं? स्मृति जी, महिला का आप बोध दिलवाना, उनको आभास दिलाना चाहती हैं। हिंदुस्तान की कौन सी औरत है जो ये होने देगी, राजनीति में हो या ना हो, कि एक 60 साल की वृद्ध महिला को उसके 6 साल के ग्रैंडसन के सामने गैंग रेप होते देखना? मैं ममता बनर्जी पे टिप्पणी करूं? ये एलिगेशंस हैं जिसके इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो मामला कोर्ट है। और 60 साल की औरत देश की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, कहती है मेरे साथ ये हुआ, और मैं ममता बनर्जी पे टिप्पणी करूं? स्मृति ईरानी जी, एक और मुद्दा है, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। ममता बनर्जी के सामने कल एक फिल्म इंडस्ट्री से ही महिला थी जो आई और जिन्होंने कहा कि आपकी सरकार
मैं स्वरा भास्कर की बात कर रही हूँ। मुद्दा जो उन्होंने उठाया वो ये कि आपकी सरकार UAPA लगाती है सब पर। आप एक काम कीजिए ना, उनका ही बंगाल के बारे में ट्वीट पढ़ लीजिए। बंगाल के बारे में उनकी टिप्पणी ये थी, रोको रोको ममता बनर्जी, महिलाओं का बलात्कार रोको, टॉर्चर रोको। पर पर उन्होंने कल ये कहा, मतलब कल ये कहा, पहले ये कह रही थी। मुझे किसी व्यक्ति विशेष पे नाविका जी इसलिए टिप्पणी पर वो नहीं करनी। उनका जो मुद्दा उन्होंने उठाया कि अगर आपकी सरकार से किसी का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो तो उसका सरवाइव करना कैसे, फिल्म इंडस्ट्री में भी मुश्किल है और देश में। मैं देश की इंडस्ट्री में, मीडिया बिजनेस में तब सरवाइव कर रही थी, और आज भी जितने मेरे परिचित लोग हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ या उठना बैठना होता है, या जब मैं स्वयं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी, हर वर्ग, हर दृष्टिकोण, हर आइडियोलॉजी के लोग चर्चा करते थे। एक आपको उदाहरण दे दूं, अनुभव सिन्हा जी हमारे आइडियोलॉजी से वाकिफ नहीं है, उन्होंने एक फिल्म बनाई थप्पड़, महिला और डोमेस्टिक वायलेंस पे आधारित थी। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता, संघ की स्वयंसेवक, मैंने कहा विषय अच्छा है, महिला का उत्पीड़न ना हो, समाज में इस भूमिका के ऊपर चर्चा को विकसित करने की जरूरत है। लेकिन लोग कहते हैं कि टॉलरेंट नहीं। मैंने किताब लिखी और किताब का नाम लाल सलाम है। टॉलरेंट नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने देश के लिए सार्वजनिक रूप से एक लेजिस्लेटिवली ऑर्डेन्ड कानून को वापस ले लिया, और ये सरकार आपको लगता है सुनती नहीं है। आप इस देश में सरेआम प्रधानमंत्री का कत्लेआम करने की घोषणा कर सकते हैं, और कांग्रेस आपके सर पे ताज पहनाता है और आपको पद देता है, और आप कहते हैं हम इंटॉलरेंट हैं। भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं का सरेआम न सिर्फ बंगाल में बलात्कार होता है, हमारे कार्यकर्ता को लटका के एक एक गांव में फांसी दी जाती है, और हम इंटॉलरेंट हैं। केरल में हाथ काट दिया जाता है मेरे कार्यकर्ताओं का, और हम इंटॉलरेंट हैं। अगली किताब का नाम होगा स्मृति जुबिन ईरानी को गुस्सा क्यों आता है। नहीं, वो तो फिल्म होगी। लाल सलाम के बाद अगली किताब की तैयारी शुरू? नहीं, अभी तो इस सत्र में काम बहुत है, लेकिन हाँ नाविका जी, मेरा ये मानना है कि 10 साल का आक्रोश था जो पन्नों में उतरा और पन्नों को आग नहीं लगी। दिल में वो आक्रोश पैदा हो जब जब कोई ये सुने कि हिंदुस्तान की कोई खिलाफत करता है, और वो बढ़कर ये कहे कि कम से कम यारो, जब तक इस देश में हो, इस देश का नमक खाते हो, तब तक देश को तोड़ने की बात ना करो। अगर ये भावना जागृत होती है किताब पढ़ने से, तो ये किताब सफल है। तो अभी अगली किताब ब्रेक के बाद? नहीं, प्रभु की कृपा रही, इच्छा रही तो अगली किताब लिखने के बाद भी एक दिन फिर आपसे मुखातिब होंगे। इतनी औकात भगवान बनाए रखे। शब्दों में आपसे बिल्कुल कोई नहीं जीत सकता, और खास करके हिंदी मैंने पढ़ी लिखी बहुत है, पर बहुत समय से, बहुत अरसे से इंग्लिश न्यूज़पेपर या टेलीविज़न में काम कर रही थी, इसलिए इतनी आसानी से जिस तरह से आप जवाब देती हैं शायद नहीं दे पा रही हूँ। मेरा सौभाग्य है, और मैं इतना लेकिन जब तक आप अगली किताब लिखेंगी, मेरी हिंदी इतनी चुस्त दुरुस्त हो चुकी होगी, क्या पता अगली किताब किसी और भाषा में हो। ठीक है, कीप द पीपल गेसिंग, एंड थोड़ा सा भाषा का अगर हिंट दे दें तो हम अपनी पढ़ाई आज से शुरू कर दें। नहीं, आप यूं ही, जैसे कि मैंने कहा, मैंने आपके कॉन्क्लेव में भी कहा, लोगों को शायद इस बात का एहसास नहीं कि मीडिया स्पेस में, राजनीति में, या फिर किसी भी प्रोमिनेंट सेक्टर में एक महिला का संघर्ष के साथ उभरना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा ये सौभाग्य है कि आज देश के एक उत्तीर्ण एडिटर के साथ मैं बात करके 40 मिनट बाद भी सरवाइव कर रही हूँ, पॉलिटिकली एंड पर्सनली। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। और मैं ये कहना चाहूंगी कि 40 मिनट कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। हमारे साथ बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
एक बात बस कह के जाना चाहती हूँ कि लाल सलाम किताब आपने पहली बार लिखी थी तो शायद उतने जवाब मैंने नहीं दिए आपको जितने देने चाहिए थे, पर पॉलिटिक्स में I'll keep sharpening my claws. Keep doing that. That is what is expected, not only of Navika but also of a female editor. Thank you very much, Smriti Irani. आप आए थे लाल सलाम लेके, भगवा का प्रणाम लेते जाइए. नमस्कार, प्रणाम, thank you, always a pleasure speaking with you. Thank you.